Hello everybody, this is your physics class of class 12. Now at this time we are going to deal with the fourth lecture regarding our chapter first. As I taught you in our previous lecture, the 5 different important methods of charging as per the whole condition. But according to our CBSE guideline, CBSE rules, the 3 most important conditions are required in your board exams, or the question is asked by them. So friction is one of them and the most important. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जो समझने वाली बात है कि फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता और किस वे में होता है. तो थोड़ा सा आप ध्यान दें और नोट्स बनाते हुए चलें. तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि 2 इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है. मतलब इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट डेवलप है. ये पूरी तरह से लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है, और या तो 2 इंसुलेटर या एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर को आपस में रब करने पे, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि 2 बॉडीज़ को जब हम रब करते हैं एक दूसरे में, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, और वही इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने से दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं. यानी शुरू में वो दोनों अनचार्ज होती हैं रब करने से. तो किस तरह से करते हैं, ज़रा इस चीज़ को भी गौर से समझिए. जब हम किसी 2 बॉडी को रब करते हैं तो रब करने से फ्रिक्शन पैदा होता है. आप जानते हो क्लास 11th में इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं. तो जब हम रब करते हैं फ्रिक्शन पैदा होता है, और फ्रिक्शन पैदा होने से वहाँ हीट पैदा होता है, और हीट को उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री नहीं है, इंसुलेटर्स में फ्री नहीं होते, वो हीट को एब्जॉर्ब करके फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जिसमें ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बल्कि इलेक्ट्रॉन के मास का भी, इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास का भी ट्रांसफ़र होगा. यानी यहाँ पे चार्ज और मास दोनों का ट्रांसफ़र होता है. तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन हट के दूसरे बॉडी में जाता है, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वहाँ पर वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, एज पर रिकॉर्डिंग और क्लास 10. तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप समझिए. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह से फ्रिक्शन में आप किसी भी 2 नॉन कंडक्टिंग या एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी को रब करके हम चार्ज करते हैं. यहाँ पर हम 2 कंडक्टर्स का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये होता ही नहीं. एकमात्र वान डी ग्राफ जनरेटर का कॉन्सेप्ट है जो क्लास 12 में पहले चैप्टर्स में था, अब निकाल दिया गया है. उसी में एकमात्र ये बताया गया था कि उसके जो प्रोसेस होते हैं उसमें हम 2 कंडक्टर्स को रब करके किस तरह से बाय फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन को मतलब चार्ज क्रिएट करते हैं, उसको चार्ज करते हैं. उसके अलावा कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं है जहां हम 2 कंडक्टर्स का यूज़ करके बाय फ्रिक्शन हम चार्ज करें. इसके अलावा इस चीज़ को इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, जैसा कि हमारी और आपकी बात हुई थी कि किस तरह से इबनाइट रॉड्स का सिल्क्स के मूव में टच में आने से स्टैटिक चार्ज का प्रोड्यूस होना, या प्लास्टिक की चेयर पे बैठने से मूव करने से शॉक का लगना, झटका लगना, स्टैटिक चार्ज का झटका लगना, या बिजली के कड़क के थ्रू जिस चार्ज का कॉन्सेप्ट था, वो सभी इस फ्रिक्शन के ही लेवल पे एक्सप्लेन होता है. एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं. अब जैसे आप प्लास्टिक के चेयर को ही ले लें, तो जब आपकी बॉडी प्लास्टिक के चेयर पे होती है तो आपका बॉडी मूव करता है, तो वहाँ पर लगातार सट के मूव करने की वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसके वजह से प्लास्टिक के चेयर आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं. तो बाय फ्रिक्शन सबसे पहले ये भी आप जान लें कि स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, और किसी भी इंसुलेटर में, और यहाँ पर इंसुलेटर का मतलब सारे इंसुलेटर नहीं, वो इंसुलेटर जो डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर को शो करें. जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट काम आ रहा है.
वो सारे इंसुलेटर जो डाइइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट को शो करते हैं, सिर्फ वही चार्ज हो पाते हैं, सारे इंसुलेटर्स नहीं। और डाइइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि बिना कंडक्ट किए चार्ज को स्टैटिक रूप में स्टोर करना, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करना, या बिना कंडक्ट किए ट्रांसफ़र करना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र एक दूसरे में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है बाय फ्रिक्शन, तो वहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रब करने की वजह से, बाय रबिंग भी प्रोसेस इसको बोलते हैं, वो चार्ज स्टैटिक फॉर्म में उस बॉडी पे कुछ देर के लिए एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही कोई दूसरी बॉडी उसके टच में आती है तो तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। इस चीज़ को आप थंडरिंग के प्रोसेस में भी समझने की कोशिश करें। जब बादल बारिश के दौरान भर जाते हैं, पानी से भरे होते हैं, और बारिश के दौरान जब बादल एक दूसरे को रब करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स बार बार एक दूसरे से कोलाइड करने की वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है, और उस फ्रिक्शन के वजह से उस बादल पे चार्ज क्रिएट होता है। और जब बहुत ज़्यादा वो रबिंग का प्रोसेस होता है, तो जैसे ही एनर्जी ज़्यादा होती है, चार्जेस एक जगह ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, तो वो डिस्चार्ज करते हैं, और उसी डिस्चार्ज की वजह से थंडरिंग का प्रोसेस सामने आता है। तो ये जितने भी तरह के एग्जाम्पल शुरू में हमने आपको बताए, या इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो इंट्रोड्यूसरी कॉन्सेप्ट था, वो पूरी तरह से इसी स्टैटिक चार्ज पे डिपेंड है, जो कि फ्रिक्शन या रबिंग के वजह से पैदा होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट समझ के ध्यान दीजिएगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक था जो इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए यूज़ किया गया था, और इंसुलेटर में भी डाइइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर इंसुलेटर मतलब डाइइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट, जो कुछ देर के लिए अपने ऊपर स्टैटिक चार्ज को स्टोर करे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना आपको चाहूँगा कि इंसुलेटर और कंडक्टर, यानी डाइइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि अगर हम कंडक्टर में किसी चार्ज को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, उस पर चार्ज को लाते हैं, तो वो चार्ज तुरंत उस पूरे सरफेस के ऊपर फैल जाता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर में किसी भी तरह का चार्ज आने के बाद वो चार्ज कंडक्टर के चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पॉइंट्स को बना के लिखिएगा भी। लेकिन वही नॉन कंडक्टर में वो स्टैटिक फॉर्म में उसी पॉइंट पे स्टोर होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये बहुत बड़ा चेंज है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे एक छोटा एग्जांपल जो कि बच्चे नॉर्मली घर पे करते हैं, एक कंघी को बाल में, ड्राई हेयर पे रगड़ने की वजह से उस कंघी में स्टैटिक चार्ज स्टोर होता है, और उस स्टैटिक चार्ज की वजह से जब वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को उस कंघी के पास या उस पेन के पास, बाल में रगड़ने के बाद उस पेन के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है कि उसके स्टैटिक चार्ज की वजह से उस कंघी पे या उस पेन पे जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से वो कागज़ का टुकड़ा डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है और उसे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि तुरंत जैसे ही वो उसके पास आता है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से वहाँ पे चार्जेस का फॉर्म क्रिएट होता है, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस शुरू होता है, और वो स्टैटिक चार्ज जो उस कंघी पे, उस पेन पे होता है, वो कागज़ की तरफ तुरंत मूव कर जाता है, और हमें कुछ पल के लिए दोनों के बीच में अट्रैक्शन दिखाई देता है। फिर वो एक बार ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार जब चार्ज उस बॉडी से, उस कंघी से या उस पेन से उस कागज़ में चला जाता है तो चार्ज का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, और इस तरह से वो फिर से बेकार हो जाता है। तो ये स्टैटिक चार्ज का कॉन्सेप्ट है जो क्रिएट होने के बाद जैसे ही दूसरे बॉडी कांटेक्ट में आती है तो तुरंत डिस्चार्ज होता है, और इसी डिस्चार्ज के टाइम पे हमें झटका महसूस होना या हमें शॉक लगना, जिस तरह के मैंने पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एग्जांपल्स दिए थे कि प्लास्टिक के चेयर पे बैठ के झटका लगना, या लोहे के हैंडल को टच करते हुए झटका लगना, सिंथेटिक क्लोथ्स को पहनने या उतारने में झटका लगना। तो ये सब झटका क्यों लगा? क्योंकि वो स्टैटिक चार्ज आपके कंडक्टिंग बॉडी के कांटेक्ट में या आपके बॉडी के कांटेक्ट में आया, तो तुरंत ही वो स्टैटिक चार्ज दूसरे बॉडी में फ्लो कर गया। तो फ्लो करने के दौरान इस तरह के झटके, इस तरह के चार्जेस का कॉन्सेप्ट तुरंत डिस्चार्ज होता है।
तो ये चीज़ इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप बाई फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को, या बाई रबिंग, इसको बाई रबिंग भी कहते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।